नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में कुछ खास खबरें जो आपको जानना जरूरी है, जिसमें बात होगी निजी स्वार्थों के लिए जासूसी करते हुए देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दारों की। वहीं बात होगी मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री कुंवर विजय शाह की, जिसने देश को गौरवपूर्ण एहसास कराने वाली महिला सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बदजुबानी की और अब अपने बयान के लिए एसआईटी जांच का सामना करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट की पहली अहम रिपोर्ट की हम बात करते हैं। पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा के प्रति सख्ती के चलते जासूसी मामले में परत दर परत गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सहित अब तक 11 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। खास बात यह है कि जासूसी में गिरफ्तार लोगों का न सिर्फ पाक उच्चायोग से जुड़ाव सामने आया है, बल्कि जांच आगे बढ़ने पर आरोपियों के संपर्क चीन से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नूह पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मेवात जिले के ताओरू तहसील के कंगरका गांव निवासी मोहम्मद तारिफ पुत्र हनीफ के रूप में की गई है। इसी के साथ तारिफ सहित पाक उच्चायोग के 2 कर्मचारियों के खिलाफ ताओरू सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन पहले भी पुलिस ने रजाका निवासी अरमान को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नूह पुलिस के मुताबिक जासूसी के आरोपी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के साथ भारतीय सेना सहित सैन्य गतिविधियों की जानकारियां साझा करते रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जासूसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जांच एजेंसियों सहित पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर संवेदनशील जानकारियां साझा करने वालों को रडार पर ले रखा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से संवेदनशील जानकारियों को देश विरोधियों के साथ साझा करने की शुरुआती प्रमाण मिले हैं। बता दें कि जासूसी मामले में जांच एजेंसियों सहित पुलिस 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, जिसमें हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कंगरका, तहसील ताओरू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीजा दूँगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीजा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले कर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीजा के लिए। जासूसी मामले में सर्वाधिक पंजाब के 5 लोग शामिल हैं, जिनमें जलंधर के मोहम्मद मुर्तजा अली और गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह व करणवीर सिंह के अलावा गजाला और यासीन भी शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, अरमान, तारिफ व देवेंद्र सिंह ढिल्लों शामिल हैं। यही नहीं,
यूपी के मुरादाबाद के शहजाद और कैरान के नोमन इलाही भी पुलिस सहित जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। बता दें कि पंजाब कुछ समय पहले तक आतंकवाद से जूझता रहा है। साथ ही इस राज्य की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी है, इसीलिए यहाँ देश विरोधी तत्वों की आमद अधिक आसान मानी जाती है। वहीं दिल्ली से जुड़े यूपी के कुछ जिलों को भी संवेदनशील श्रेणी में माना जाता है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा, अरमान नूह हरियाणा, तारिफ नूह हरियाणा, देवेंद्र सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा, मोहम्मद मुर्तजा अली जलंधर पंजाब, गजाला पंजाब, यासीन मोहम्मद पंजाब, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब, करणवीर सिंह गुरदासपुर पंजाब, शहजाद मुरादाबाद यूपी, नोमन इलाही कैराना यूपी। ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर देखी जा रही हैं। स्वयं को सोशल मीडिया आईडी सहित यूट्यूब वीडियो में उसके न सिर्फ पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों के साथ संबंधों का खुलासा होता है, बल्कि राजधानी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में उसकी मजबूत पकड़ भी साबित हो रही है। इसीलिए जांच एजेंसियां ज्योति से लगातार जानकारियां जुटाने की कोशिशों में लगी है। हालांकि ब्लॉगर का कबूलनामा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलाकर लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनका उपयोग कर वह पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए तैयार कर रही थी। पुलिस के अनुसार ये एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एजेंट के रूप में विकसित किया जाता है। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि रविवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी HSGMC की सहभागिता भी सामने आई है। कमेटी के पर्यटन और IT संबंधी कामकाज संभालने वाले हरकीरत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हरकीरत पर यह आरोप है कि उसने ब्लॉगर ज्योति को 2 बार पाकिस्तान का वीजा दिलाने में मदद की थी। पाकिस्तान यात्रा के लिए जत्थों में शामिल लोगों के लिए वीजा का प्रबंध करता था। हरकीरत सिंह मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र का निवासी बताया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि HSGMC में कौन-कौन से लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करेंगे। बड़बोलेपन के चलते फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह अपनी गर्दन फंसा बैठे हैं। सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब उन्हें SIT का सामना करना पड़ेगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए DGP को 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की SIT गठित करने का निर्देश दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय सहित सेना की प्रेस वार्ता के जरिए कर्नल सोफिया कुरैशी न सिर्फ चर्चा में आई थी, बल्कि लोकप्रियता के शीर्ष को छूते हुए सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रेंड हुई थी। एक तरफ केंद्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों और देशवासियों ने महिला सैन्य अफसर की तारीफों के पुल बांधते हुए सम्मान उलेड़ना जारी कर रखा था। दूसरी तरफ MP की भाजपा सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी कर स्वयं सहित सत्तारूढ़ दल की मुसीबत बढ़ा बैठे। सोशल मीडिया के युग में मंत्री के बयान को तूल पकड़ने में देर नहीं लगी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले। विवादित बयान देने के लिए शुरुआत से ही विपक्ष मंत्री कुंवर विजय शाह को पद से हटाए जाने की मांग करता आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष की मांग को पूरी तरह नजरअंदाज किए बैठा है। इसके बावजूद भारत की सुप्रीम अदालत ने मंत्री कुंवर विजय शाह को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के डीजीपी को जल्द ही 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम एसआईटी गठित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विवादित टिप्पणी गंभीर मामला है। साथ ही स्पष्ट किया कि इस मामले को किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौशल और जस्टिस SVN भट्ट ने सरकार को ये भी चेताया कि हम इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं और ये सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अदालत ने ये भी कहा कि मंत्री को उनके बयान के नतीजे भुगतने होंगे और कानून को अपना रास्ता तय करने दिया जाए। कोर्ट ने आज जारी आदेश में कहा कि गठित की जाने वाली एसआईटी में मध्य प्रदेश के कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हो। साथ ही शर्त जोड़ी कि एसआईटी में शामिल आईपीएस एमपी के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। यही नहीं, जरूरी किया कि गठित होने वाली एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल होनी चाहिए। एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी को ही बनाया जाए, जबकि 2 अन्य जांच अधिकारी एसपी या इससे ऊपर के रैंक के होंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता को इससे भी समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार रात 10 बजे तक हर हाल में एसआईटी टीम का गठन करना होगा। सुप्रीम अदालत ने बिना सोचे समझे जनता से संवाद स्थापित करने वालों को सख्त संदेश दिया है। कोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह के वकील से पूछा कि उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के आदेश के बाद मामले को लेकर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। जस्टिस ने ये सवाल भी किया कि मामले की क्या जांच हुई और जांच में क्या पाया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि आपने क्या क्षमा याचना की। इसके जवाब में वकील द्वारा मंत्री द्वारा मांगी गई माफी की बात कहे जाने पर सर्वोच्च अदालत को फिर सवाल करना पड़ा कि आपके पक्ष ने किस तरह की माफी मांगी है। कई बार लोग अपराध के नतीजे से बचने के लिए माफी का दिखावा करते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आरोपी ने किस तरह की माफी मांगी है। बचाव पक्ष को लगभग निरंतर करते हुए कोर्ट ने विजय शाह के वकील से पूछा कि आपने बताया कि उन्होंने माफी मांग ली है, तो वो माफी कहाँ है? माफी मांगने का कोई वीडियो है तो कहाँ है? कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग इशारों में माफी मांगते हैं और कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इसलिए माफी मांगने के प्रति मुतमईन होना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि गलती करने के बाद कोर्ट से राहत की उम्मीद का क्या मतलब है? जिम्मेदार राजनेता को सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन बहुत घटिया भाषा अपनाई गई है। इस पर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ माफी ही नहीं मांग चुके, बल्कि माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति रवैये से अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। खासकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बनाने में मदद की और उसके परमाणु कार्यक्रम पर चुप्पी साधे रहा, तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठ बोलकर खुद अपनी और अपने देश की फजीहत करा रहे हैं। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात थी कि सीज फायर का ऐलान न तो भारत की ओर से हुआ और न ही पाकिस्तान की ओर से किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वह सीज फायर कराने के अपने दावे से मुकर भी गए। एक खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक दिया वो पूरी दुनिया के लिए सबक है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का यही अंजाम होगा। आतंकी देश पाकिस्तान के साथ भले ही चीन, तुर्की और अजरबैजान रहे हों, लेकिन भारत ने एक साथ तीनों देशों को पटकनी देकर दुनिया को ये बता दिया कि एशिया की महाशक्ति अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है, जो पाकिस्तान से दो टूक कहता है कि आतंकिया तो घर में घुसकर मारेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के बदले को शेमफुल कहा था। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on
a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कार्रवाई की वो अमेरिका को नागवार गुजरी। शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का रुख पाकिस्तान की तरफ है और भारत को हर तरफ से नीचा दिखाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कराकर खुद अमेरिका और अपनी फजीयत करवा रहे हैं। धड़ाधड़ झूठ, एक के बाद एक झूठ। कभी सुलह का ट्वीट वाला दावा तो कभी भारत पाकिस्तान में सुलह नहीं कराने की बात। खुद को सुपर पावर बताने वाले देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद होश नहीं है कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 4 साल में 30,000 से ज्यादा झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। ताजा मामला भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का है। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात थी कि सीज फायर का ऐलान ना तो भारत की ओर से और ना ही पाकिस्तान की ओर से किया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही वो सीज फायर कराने के अपने दावे से मुकर गए। The work that you do with partnerships that you forge. In this case, it was Pakistan. And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But with us today is the first sergeant of the 379th Wing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशों पर जो रवैया अपनाया है, उससे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। लेकिन अगर हम वैश्विक राजनीति में अमेरिका के इतिहास और उसकी मौजूदा रणनीति को समझे तो ट्रंप प्रशासन अपने देश के कुकर्मों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ना तो अमेरिका पहले जितना एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र रह गया और ना ही भारत की स्थिति कुछ दशक पहले तक वाली रह गई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर वो लगातार उलट बयानी कर रहे हैं। ट्रंप ने पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह का बर्ताव किया है, उससे अमेरिका का मंसूबा साफ हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने घोषित मकसद से पहलगाम आतंकी हमला के गुनाहगारों को सजा देने के लिए शुरू किया। भारत अपने इरादे और लक्ष्य से जरा भी नहीं भटका, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन का इस मामले में शुरू से रवैया डुलमुल रहा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में अपनी पहली प्रतिक्रिया में आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त तेवर दिखाए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत गुनाहगारों को सजा देने के लिए सही में बहुत गंभीर है और वो ऐसा करके रहेगा, तब भी उन्होंने मिमियाना शुरू कर दिया। पहले कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे, फिर खुद ही संघर्ष विराम का क्रेडिट भी लेने लगे। आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति की तरह चलाने वाले पाकिस्तान और उससे पीड़ित भारत को एक ही तराजू में तौलने की शर्मनाक कोशिश की। जब भारत ने शीर्ष स्तर से सख्त संदेश दिया कि मित्रता का मतलब ये नहीं कि उल जलूल बोलना शुरू कर दें, तो मध्यस्थता के दावे से पीछे भी हट गए।
कुल मिलाकर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान को उसकी गुनाहों की सजा दे, क्योंकि इससे अमेरिका के अपने पिछले कुकर्मों की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सकती है। आतंकवाद कितना खतरनाक है, अमेरिका को इसका पहला एहसास तब हुआ जब अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया। इससे पहले अपने हथियार बेचने के चक्कर में कहीं न कहीं उसने इसे अपनी नीति का हिस्सा बना रखा था। इसका खुलासा पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के ठीक पहले पाकिस्तान ने ही कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका के लिए 30 वर्षों से हम गंदा काम कर रहे हैं और आतंकवादियों का वही मेजबान रहा। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि गलतियाँ हमसे हुई, लेकिन हमारे साथ इसमें अमेरिका और पश्चिम भी शामिल थे, जिन्होंने आतंकियों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया। No, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not unimpeachable track record. ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में आतंकवाद पर अमेरिका की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सरा से हाथ मिलाने में भी जरा नहीं हिचके। जो अमेरिका का घोषित आतंकी है, $1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज ये तथ्य है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद है तो पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बना हुआ है, जिस पर ट्रंप की नरमी दिख रही है। झूठ की बुनियाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी राजनीति को दुनिया में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के झूठ के इतिहास को समझे तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले थे। इस तरह उन्होंने रोजाना औसतन 21 झूठ दावे किए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल से पहले साल हर दिन औसताना 6 झूठ या भ्रामक दावे किए थे। दूसरे साल में हर दिन 16, तीसरे साल में हर दिन 22 और चौथे साल में हर दिन 39 झूठे दावे किए। ये दिखाता है कि कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ ट्रंप के झूठे और भ्रामक दावे भी बढ़ गए थे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ गई थी। अक्टूबर 2020 में ट्रंप ने एक महीने में 3,917 झूठे या भ्रामक दावे किए थे। इससे पहले सितंबर में उन्होंने 2,239 झूठे दावे किए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन पहले 2 नवंबर को ट्रंप ने 539 झूठे और भ्रामक दावे किए थे। एक समय दुनिया में अपना प्रभुत्व रखने वाला अमेरिका अब धीरे धीरे गिर रहा है। कभी रशियन तो कभी चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वहीं भारत भी अब दुश्मनों के सीने पर चढ़कर वार कर रहा है। दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह किए बगैर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका को अब ये डर सता रहा है कि उसके सुपर पावर होने का तमगा छिन न जाए। यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप वाहवाही लूटने के लिए झूठों के सरदार बने रहे हैं, जिसका असर भारत पर पड़ता नहीं दिख रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।